ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लोग सभी टाइप के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक आउटलाइन समझ लेते हैं। सपोज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। हमारे पास यहाँ पे कोई सोल्यूट है या कोई मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल यहाँ इधर हाई है और उसका कंसंट्रेशन एक तरफ लो है। तो ये मॉलिक्यूल अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो ये इजीली मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके इधर मूव कर जाएगा। ये कब तक मूव करेगा? जब तक जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक ये मूव करेगा। तो इसी को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो कोई भी मॉलिक्यूल डाउन टू द ग्रेडियंट जो है मूवमेंट कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपली कोई भी मॉलिक्यूल डिफ्यूज करता है, ठीक है, डाउन टू द ग्रेडियंट। उसके बाद नेट मूवमेंट जो है जीरो हो जाएगा। अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर का पोटेंशियल जिधर हाई होता है उधर से वाटर जो है लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इधर वाटर मॉलिक्यूल हम कम दिखा रहे हैं और ऊपर की तरफ हमने ज़्यादा दिखाया है। तो अगर वाटर सिंपली डिफ्यूज करता है तो उसके रिस्पेक्ट में सिंपल डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन होता है, वाटर के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। देखो, जब सिंपल डिफ्यूजन होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस पैसिवली हो रहा है। यहाँ मेम्ब्रेन में किसी प्रकार का कोई यहाँ पे किसी टाइप का कोई चैनल या प्रोटीन कैरियर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हाई टू लो ये भी मूव करेंगे। एक तरफ जो है कंसंट्रेशन लो है, एक तरफ जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, इधर हाई है इधर कम है, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो facilitated by some kind of protein present in plasma membrane. It can be carrier और channel। तो ये जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये भी डाउन टू द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन भी हो रहा है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन इन्वॉल्व है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप कह सकते हो कि सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पे मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल सिंपली वो अगर वो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर सकता है तो वो हाई टू लो डिफ्यूज कर रहा है। सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होता है, क्योंकि डाउन टू द ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद अगर हम इधर किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम रखते हैं और एक तरफ जो है मॉलिक्यूल हाई रखते हैं, इधर हम हाई रख रहे हैं, यहाँ पे लो और इधर हाई। अब अगर इस मॉलिक्यूल को इधर मूव करना होगा, तो यानी कि अप हिल की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे इसको पंप करना होगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे कैरियर इन्वॉल्व होगा, कोई पंप इन्वॉल्व होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा जो लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराएगा। और इसी दौरान जो है यहाँ पे एनर्जी यूज होगा। एनर्जी जो है मोस्टली एटीपी के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो एटीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो एक तरफ से हम फिल करते हैं इस मॉलिक्यूल को किसी स्पेस में या किसी पर्टिकुलर रीजन में फिल करते हैं जो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे हो जहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वहाँ पे डायरेक्टली एटीपी यूज होता है। इसी को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एनर्जी यूज होता है। एनर्जी एटीपी के थ्रू यूज हो सकता है, या अगर हम हेलोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ कंडीशन में लाइट जो है एनर्जी सोर्स होता है।
अब देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो भी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसके थ्रू होगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज आपका को ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगा। को ट्रांसपोर्टर मीन्स कि एक ऐसा प्रोटीन जो कि दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सके एक साथ, तो को ट्रांसपोर्टर वो होता है। देखें यहाँ पे हम एक जो है मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इधर जो है हमने कम लिया है और इधर हाई लिया, इधर हाई है और इधर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। अब इसको अगर इधर जाना होगा तो इस मॉलिक्यूल का ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसको इधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो फिल हुए थे, अगर वो वापस से रिटर्न जाना चाहे तो हाई टू लो जाने के लिए इस मॉलिक्यूल को हाई टू लो जाने के लिए ये इसके लिए एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जब ये इधर मूव करता है तो इसी फोर्स से हमारा ये वाला जो मॉलिक्यूल हमने जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये भी मूव कर जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं इसका डायरेक्शन और ये वाले मॉलिक्यूल का डायरेक्शन अगर सेम है तो सेम पोर्टर होते हैं, अगर अपोजिट होते हैं डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो एंटी पोर्टर होता है। इसी को बोलते हो आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज जो है किसी को ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगा और वहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लिए हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज तभी होगा जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहीं पे हो रहा होगा। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी यूज हुई है उससे हमने जो हाई कंसंट्रेशन बनाया है इसी को रिटर्न इधर लाने के लिए जब हम लाते हैं तो उसी फोर्स से हमारा जो लो कंसंट्रेशन इधर किसी मॉलिक्यूल का है वो भी इधर मूव कर जाता है। तो ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक ओवरव्यू है कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे गैसेस हो गए, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन या स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, ये क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन जो ये आपका होता है, मेम्ब्रेन जो है मोस्टली ये पूरा आपका क्या है, ये आपका आप देखोगे ये इतना लिपिड बाइलेयर होता है। तो जो लिपिड बाइलेयर है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे वो इजीली जो है क्रॉस कर जाएंगे। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल का रेट ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू ये हाई होता है। अब आप देखोगे स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो अनचार्ज्ड होते हैं लेकिन पोलर नेचर के हैं, वो भी जो है रेडली जो है मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करते हैं, लेकिन रिलेटिवली इस वाले से कम होता है। अगर लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल होंगे लाइक ग्लूकोज है, सुक्रोज है, तो ये बहुत कम डिफ्यूज होते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास सेल होते हैं जिन जो क्या करेंगे, अगर उनको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तो वहाँ पे ग्लूट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन में यहाँ पे मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे सोडियम आयन, चार्ज मॉलिक्यूल हो या आयन हो, ये जैसे सोडियम, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन है, RNA मॉलिक्यूल होंगे या DNA मॉलिक्यूल होंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, BPG है ना, या कोई ऐसा प्रोटीन है जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ये सभी जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो इनका मूवमेंट कैसे होगा, तो इनका मूवमेंट खास चैनल या कैरियर किसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू होगा। ये ध्यान में रखना कि जो भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं वो मल्टी पास कंडीशन शो करते हैं। वो 12 पास हो सकते हैं, वो 24 पास हो सकते हैं, वो मोर देन 1 सब यूनिट्स मिलकर मल्टी पास कंडीशन बना सकते हैं, ऐसा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप ब्रॉड सेंस में बात करें तो एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल या आयन का ट्रांसपोर्ट, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। माइक्रो मॉलिक्यूल में हम अभी जो बात किए थे उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं।
जबकि मैक्रोमोलिक्यूल में हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और डाउन टू द ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट कैन बी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और केमिकल ग्रेडियंट जो है ट्रांसपोर्ट होगा। सिंपल डिफ्यूजन में आप देख रहे हो कि नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल सिंपली मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर जाते हैं। एग्जाम्पल में आपके नॉन पोलर गैसेस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो जाएंगे, एंड वाटर के केस में हम ऑस्मोसिस टर्म यूज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज मीडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैन बी चैनल, कैरियर और आयनोफोर्स। यहाँ पे ये सभी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी और लाइट, and against the gradient, gradient can be electrical or chemical. Active transport further you can divide into two types: primary active transport where directly energy utilized, and secondary active transport where indirectly the energy utilization occur. Energy directly utilized transport proteins में यहाँ पे एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है मीडिएट करते हैं, कैरियर एंड यूनिपोर्ट या को ट्रांसपोर्टर हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर होते हैं, को ट्रांसपोर्ट ऑलवेज होते हैं। एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करिए, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा वो चैनल के थ्रू होता है। जब भी आप नाम सुने कोई चैनल, जैसे सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, तो समझ जाना कि उस चैनल के थ्रू डाउन टू द ग्रेडियंट मूवमेंट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कभी चैनल के थ्रू नहीं होगा, प्राइमरी एक्टिव हो या सेकेंडरी एक्टिव हो, ये किसके थ्रू होते हैं? कैरियर प्रोटीन के थ्रू होंगे। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्टर भी हो सकता है या फिर को ट्रांसपोर्टर हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज को ट्रांसपोर्टर होते हैं। और ये सिम पोर्टर हो सकते हैं या फिर जो है एंटी पोर्टर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस का, एंडोसाइटोसिस में होता क्या है कि सेल जो है इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा और किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को वो इस रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज करके उसका एंडोसाइटोसिस कराते हैं। तो फर्दर एंडोसाइटोसिस में आप देखते हो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस जो है इसको सेल ईटिंग बोलते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल लाइक न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज, ये सब या इम्यून सेल्स जो है फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। सभी सेल्स परफॉर्म नहीं करते हैं सेल। यहाँ पे सेलेक्टिव अपटेक होगा। सेलेक्टिव अपटेक जब भी हम नाम लेंगे तो समझ लेना कि रिसेप्टर मीडिएटेड है, क्योंकि अगर रिसेप्टर है तो स्पेसिफिक लाइगेंड से वो बाइंड कर रहा होगा, और लाइगेंड में हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया सॉलिड पार्टिकल्स जो है उससे बाइंड करते हैं। तो सॉलिड मटेरियल्स का अपटेक फैगोसाइटोसिस में होता है। यहाँ पे फैगोसोम बनता है, उसके बाद वो फैगोसोम जो है जाके फ्यूज कर जाता है एंडोसोम, फर्दर लाइसोसोम से। फिर जो भी हमारा यहाँ पे बैक्टीरियल कंटेंट है वो लाइसोजोम में डाइजेस्ट हो जाता है। लाइसोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो लो पीएच पे एक्टिव होते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस। इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि पिनोसाइटोसिस जब मेडिएट होता है तो जो मटेरियल्स का अपटेक होगा वो लिक्विड होगा। तो लिक्विड अपटेक जो है या तो मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल जो है वो मूव कर जाते हैं, या तो जो है ये लिक्विड जो है किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके उनका पिनोसाइटोसिस होता है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड जो पिनोसाइटोसिस आपका होता है वहाँ पे एलडीएल का अपटेक है, आयरन का अपटेक है। तो आयरन अपटेक, एलडीएल अपटेक इसके थ्रू होता है। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दोनों टाइप के होते हैं पिनोसाइटोसिस, जबकि फैगोसाइटोसिस सेलेक्टिव प्रोसेस होते हैं। सेलेक्टिव में रिसेप्टर मीडिएटेड होगा, नॉन सेलेक्टिव में रिसेप्टर नॉन मीडिएटेड होते हैं। एक्सोसाइटोसिस किसी भी मटेरियल्स का रिलीज होना, फॉर एग्जांपल जब हम साइनेप्स की बात करते हैं जहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से साइनेप्टिक वेस्किल फ्यूज करता है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ साइनेप्टिक वेस्किल में न्यूरोट्रांसमीटर ये इससे फ्यूज किया, तो कंटेंट यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं, और वही कंटेंट आगे चल के किसी पर्टिकुलर चैनल से या किसी रिसेप्टर से बाइंड करके सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं। तो केमिकल साइनेप्स में आप यहाँ पे एग्जांपल में एक्सोसाइटोसिस देखते हैं। आप इंसुलिन का सिक्रीशन देखें, जो भी मॉलिक्यूल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में एक्सोसाइटोसिस होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है इट कैन बी कैरियर मीडिएटेड,
चैनल मीडिएटेड या फिर आयनोफोर मीडिएटेड। कैरियर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ग्लूट प्रेजेंट होता है। ग्लूट कई टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ये, क्योंकि मेम्ब्रेन को जो है ये 12 टाइम जो है पास किए रहेंगे। ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपका 12 होगा। जब भी देखना कि आप अगर इवन नंबर में ट्रांस मेम्ब्रेन होंगे तो उसके एन और सी साइड एक ही, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल किसी एक साइड में होंगे, साइटोसोलिक साइड में होंगे। ठीक है। अगर जो है जैसे हम अगर जीपीसीआर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑड नंबर आप जो है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 होंगे यहाँ पे, जिसमें एन साइट नॉन साइटोसोलिक और सी साइटोसोलिक होता है, ये ध्यान में रखना है। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होते हैं या बैंड 3, इसी को बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। प्रोटीन जो है आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन पे बहुत ही अबंडेंट होते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, जो कि कैरियर प्रोटीन होते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो सभी पैसिवली होंगे, यानी कि हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। चैनल प्रोटीन में आप देखते हो आयन चैनल। आयन चैनल में लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसमें सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। यानी कि अगर पर्टिकुलर ये हमारा अगर सोडियम आयन चैनल है, ये हमारा सोडियम आयन चैनल है और ये चैनल जो है क्लोज है इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई लाइगेंड, ये लाइगेंड आके बाइंड किया, जब ये लाइगेंड आके बाइंड करेगा तब ये चैनल ओपन होगा और सोडियम आयन जो है डाउन टू द ग्रेडियंट मूव करना स्टार्ट कर देगा। इधर सोडियम आयन ज़्यादा होगा, इधर सोडियम आयन कम, तो हाई टू लो सोडियम आयन मूव करेगा। वोल्टेज गेटेड में अगर मेम्ब्रेन का वोल्टेज जैसे बाहर जो है मेम्ब्रेन के प्लस चार्ज है और इनसाइड माइनस चार्ज है, तो अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाए, बाहर माइनस हो जाए इनसाइड प्लस हो जाए, तो ऐसा कंडीशन को डीपोलराइजेशन बोलते हैं, डीपोलराइज्ड कंडीशन। और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने की वजह से अगर कोई चैनल ओपन होता है तो उसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। मैकेनिकली गेटेड, अगर आप टच या प्रेशर जो है ये इसकी वजह से कोई चैनल ओपन होता है तो उसको बोलते हैं। और लीकी चैनल ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। आप न्यूरॉन्स में देखते हैं कि लीकी चैनल होते हैं पोटेशियम आयन। ठीक है, तो ये आयन चैनल है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। पंप जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडिएट करते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। उसके बाद वाटर चैनल होते हैं, एक्वापोरिन कॉमन है, कई टाइप के एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर के थ्रू। और भी कुछ अमोनिया या कैल्शियम आयन जो है ये भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, अगर वहाँ पे कुछ सोल्यूट है वाटर में तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वाटर चैनल के थ्रू। आयनोफोर मीडिएटेड, आयनोफोर देखो होता क्या है कि आयनोफोर एक हाइड्रोफोबिक स्मॉल मॉलिक्यूल होगा जिसमें पोर होगा। तो अगर ये आके यहाँ पे मेम्ब्रेन में अटैच हो जाए तो मेम्ब्रेन में एक पोर क्रिएट कर देता है, उसी पोर के थ्रू जो है आयंस जो है मूव करने लगते हैं। तो ये एक तरीके का अगर चैनल बना सकता है। या मोबाइल आयन कैरियर हो, कोई यहाँ पे आयनोफोर है, किसी पर्टिकुलर जो है आयंस को बाइंड किया उससे, उसके बाद ये मूव कर गया इधर और आयन को यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर सकता है। तो आयनोफोर हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। जैसे वैलिनोमाइसिन पोटेशियम आयन के लिए होता है, मोमेंसिन जो है सोडियम आयन के लिए होता है। कुछ चैनल फॉर्मर भी हैं, जैसे ग्रामेसिडिन है ए, जो है वाटर को या कैटायंस को बैक्टीरिया में जो है इसका ट्रांसपोर्ट करता है। एन आयन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ग्रामेसिडिन के केस में रिपोर्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंडीशन देख लेते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी यूज होता है। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, अप हिल इसको बोलते हैं। अगर ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है तो हम मॉलिक्यूल्स को जो है या किसी भी आयंस को जो है एक पर्टिकुलर साइड में शिफ्ट करते हैं। डायरेक्टली एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगा या फिर लाइट एब्जॉर्ब करके एनर्जी को यूज किया जाएगा। मीडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट एटीपीएजेज, क्योंकि एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एटीपी को ब्रेक करते हैं तो उनको एटीपीएजेज बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट पंप भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एटीपीएजेज के क्लासेस देख लेते हैं। तो पी टाइप एटीपीएजेज, इसको E1 E2 बोलते हैं। इसमें P1 P2 P3 P4 P5 भी है।
अब आप देख रहे हो जो P1 ATPase है ये ट्रांसपोर्ट करता है पोटेशियम को। आप ये मेटल्स देखते हैं, ये बैक्टीरिया के केस में होता है, ऐसा जो है P1 बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगर हम P2 की बात करें तो P2 मोस्ट कॉमन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं कि मोस्ट कॉमन है, जिसमें सोडियम पोटेशियम ATPase होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के। तो जो भी एनिमल का सेल आप देखते हो इसमें यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप होता है। हम यहाँ पे ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, डिटेल्स में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो सोडियम पोटेशियम ATPase होते हैं या पंप होते हैं, ये जो है 3 सोडियम आयन को बाहर मूव कराते हैं और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड मूव कराते हैं। अब जब सोडियम आयन बाहर मूव कराओगे तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, और फिर भी बाहर आप पंप कर रहे हो, तब ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो गया। और इनसाइड पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सेल में, तो पोटेशियम आयन के लिए भी एक्टिव है, सोडियम आयन के लिए भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहले सोडियम आयन बाहर मूव करता है, तो फिर 2 पोटेशियम आयन इनसाइड मूव करते हैं। और जब ये मूवमेंट होता है तो जब सोडियम आयन मूव करता है तो उसी दौरान फास्फोराइलेशन होता है। तो फास्फोराइलेशन के लिए जो फॉस्फेट डोनर होगा वो ATP यूज होता है। तो जब फास्फोराइलेशन होगा किसी भी ATPase का, तो वो फास्फोराइलेशन का जो पी है वहाँ से ये पी आया, पी ATPase या पी टाइप या पी क्लास ऑफ ATPase ऑलवेज फास्फोराइलेट होते हैं। तो इनका E1 E2 भी नाम दिया गया है क्योंकि ये इनके 2 स्टेट होते हैं, एक तो ये फास्फोराइलेट होते हैं एक स्टेट ये, और जब ये डीफास्फोराइलेट होते हैं तो इनफ्लक्स होता है दूसरे मॉलिक्यूल का। अब आप देखते हो कि नेट एक प्लस चार्ज बाहर ज़्यादा मूव कर गया और इनसाइड एक नेट प्लस चार्ज कम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज और इनसाइड माइनस चार्ज। जब मेम्ब्रेन के इनसाइड माइनस चार्ज होता है तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। तो जो भी आप न्यूरॉन्स या जो भी मेम्ब्रेन में आप पोटेंशियल देखते हो इनसाइड नेगेटिव होता है, इसी को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि मेंटेन करते हैं कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन जब डीपोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल चैनल का है। वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, लाइगेंड गेटेड, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सोडियम पोटेशियम चैनल का है, जो कि डाउन टू द ग्रेडियंट मूवमेंट कर रहे हैं। H प्लस पोटेशियम आयन ATPase स्टमक सेल में होते हैं। तो ये हमारा स्टमक सेल है, जहाँ पे आप देखते हो कि H प्लस को जो है इस तरीके से बाहर मूव करते हैं और पोटेशियम आयन को इनफ्लक्स यहाँ पे होगा। तो जब H प्लस कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो पीएच जो है, H प्लस जब इंक्रीज करते हो तो वहाँ पे पीएच जो है डिक्रीज होता है। तो आप देखते हो एसिडिक पीएच होता है स्टमक का। तो ये एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए H प्लस पोटेशियम ATPase स्टमक सेल में होते हैं। कैल्शियम आयन ATPase, इसमें आप देखते हो कि PMCA है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन चैनल है। SERCA मतलब सार्को या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मायोसाइट, यहाँ पे ये होता है। तो ये सभी जो है SERCA PMCA सभी कैल्शियम आयन को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करा रहा है। जब भी हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो समझ लेना कि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट चल रहा है। SPCA क्या है, सिक्रेटरी पाथवे ATPase जो प्रेजेंट होंगे आपके गोल्जी में भी होते हैं। तो आप एक आउटलाइन यहाँ पे समझ लें कि अगर सेल है और ये सेल के इनसाइड कोई जो है सब कंपार्टमेंट बॉडी है, तो हमें साइटोसॉल में कैल्शियम आयन का लेवल कम करना होता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कम करना होगा। तो 2 तरीके से आप कम कर सकते हो, या तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कैल्शियम आयन को बाहर कर सकते हो, या फिर जो है इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिजर्वायर होता है, स्टोर करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कैल्शियम आयन बाहर लाओगे, यहाँ से कैल्शियम आयन बाहर लाओगे, या फिर मतलब साइटोसॉल में लाओगे, या फिर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कैल्शियम आयन को जो है आप साइटोसॉल में लाओ, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आप देखते हो कि जो है IP3 जब बाइंड करता है अपने कैल्शियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल से, तो कैल्शियम आयन बाहर आता है, तो वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जब आप जो है बात करते हो कि कैल्शियम आयन का जब भी आप देखते हो अपटेक होता है, तो बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज कर जाते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर का फ्यूजन जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन से फ्यूजन होता है, वहाँ पे भी कैल्शियम आयन का जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। P3 ATPase में H प्लस ATPase जो बैक्टीरिया के केस में या फंजाई के केस में या प्लांट के केस में होते हैं। तो यहाँ पे H प्लस ATPase ये जो है
बैक्टीरिया में, फंजाई में या प्लांट्स में मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे एनिमल में सोडियम पोटेशियम है, वैसे प्लांट के केस में ये वाला H प्लस एटीपीएच होता है। P4 एटीपीएच आप फिलिपेजेस देखते हैं, एंड फिलिपेजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव मूवमेंट ऑफ फास्फोलिपिड फ्रॉम आउटर लीफलेट टू इनर लीफलेट। तो जो फास्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन है, एक आउटर लीफलेट है, एक इनर लीफलेट है, तो फिलिपेज जो है आउटर टू इनर की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये फिलिपेजेज होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 70 फास्फोलिपिड है, यहाँ पे 100 फास्फोलिपिड है, तो ये इधर से इधर मूव करेंगे। उसके बाद आता है वी टाइप एटीपीएज। देखो वी कहाँ से आया है, वैक्यूल से आया है। ये भी H प्लस के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। लाइसोजोम पे भी वी एटीपीएच प्रेजेंट होते हैं, एंडोसोम पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप अगर ये लाइसोजोम जो देखते हैं, तो वी टाइप एटीपीएज यहाँ पे लाइसोजोम जो है इसमें पंप करता है H प्लस। तो जब हम साइटोसॉल से, ये बाहर साइटोसॉल है, तो साइटोसॉल से जब H प्लस आप कहाँ पे पंप करोगे, लाइसोजोम में, तो H प्लस जब बढ़ाओगे तो वहाँ पे पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एफ एटीपीएच जो है, ये एफ नॉट F1 एटीपीएच जो माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये भी जो है सिमिलर होते हैं वी टाइप एटीपीएच से, और ये भी H प्लस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ पे H प्लस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डाउन टू द ग्रेडियंट होगा। ये जो F1 है, ये एटीपीएच हैं, ये एटीपीएच का काम करते हैं, तो इसलिए ओवरऑल इसको एफ एटीपीएच बोलते हैं। और एफ नॉट जो होता है ये H प्लस के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। सी एफ नॉट F1 ये बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर होता है। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट में आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सी हमने यहाँ पे लिखा है ताकि ये पता चले कि हाँ क्लोरोप्लास्ट का है। उसके बाद एटीपी बाइंडिंग कैसे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट 1 है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR, ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर के थ्रू ऑलवेज ये मीडिएट होगा, ऑलवेज मीडिएटेड बाय को ट्रांसपोर्टर, और उसमें सिम पोर्ट या एंटी पोर्ट हो सकते हैं। सिम पोर्ट आपको बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर जो है को ट्रांसपोर्टर से मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सिम पोर्टर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंटी पोर्टर। आप एग्जांपल्स में देखते हैं, सोडियम ग्लूकोज सिम पोर्टर होते हैं, SGLT इसको बोलते हैं, जहाँ पे सोडियम का जो है क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, वहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर होते हैं एक साथ, और ग्लूकोज का भी वहाँ पे मूवमेंट होगा ऑन ल्यूमिनल या एपिकल साइड ऑफ एपिथेलियल सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। H प्लस और लैक्टोज इंपोर्टर आप देखते हो, H प्लस लैक्टोज इंपोर्टर आप देखते हो, या इसको लैक्टोज परमिएज भी बोलते हैं। जब आप बैक्टीरियम की बात करते हो तो वहाँ पे लैक्टोज का जो है अपटेक होता है। अगर आप लैक्टोज देते हो तभी जो है ओपेरॉन ऑन होगा, और इस लैक्टोज के अपटेक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जब आप सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फोटो सिमुलेट हमारा बना है फ्लोएम लोडिंग के टाइम पे, जब एपोप्लास्टिक लोडिंग करते हैं तो यहाँ पे भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। या पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं ऑक्स1 के थ्रू, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, जहाँ पे एटीपी डायरेक्टली यूज हो रहा है। अगर ये पी टाइप एटीपीएज होता तो यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि यही मॉलिक्यूल अब इधर ये पैसिव आ सकता है, पैसिवली एक जो है एनर्जी जनरेट हुआ यहाँ पे, एक इसका इलेक्ट्रो केमिकल प्रोटॉन, ये अगर ये मान लो कि H प्लस होते तो यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, और इसी एनर्जी के थ्रू जो है हमारे ये वाले जो आपके सोल्यूट अलग दूसरे टाइप के सोल्यूट है, ये इधर मूव करने। अब इस सोल्यूट के रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वही सोल्यूट एक तरफ जो है इधर इधर बहुत ज़्यादा है, इधर इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कम है, तो इसके लिए तो ये एक्टिव हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले करके इधर फिल किए हैं, ये जब इधर आ रहे हैं तो इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।